नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आवर मिशन पर स्वागत करता हूं। यह वीडियो विशेष रूप से बिहार बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जिनका विषय आज का पेपर था साइंस, और उसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आया हूं। आप अपने सेट के अनुसार उसको मैच कर लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सही बनाया है। हमारे पास एफ सीरीज का प्रश्न सेट है। जिनका एफ सीरीज है वो तो कंटिन्यू मिलाते चलेंगे, जिनका अदर है केवल प्रश्न का नंबरिंग जो सिस्टम है, नंबरिंग सिस्टम है, वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रश्न सेम रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि क्लास 10 की प्रिपरेशन के लिए हमने इस पेपर से पहले लगातार 4 वीडियो डाला था साइंस को लेकर, और उसमें से करीब करीब सभी प्रश्न जो है पूछे गए हैं। जब वीडियो को आंसर मिलाएंगे उस समय आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो है मैच किया था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एफ सीरीज प्रश्न है। पहला प्रश्न आया था आज, चूँकि 80 प्रश्न पूछे गए हैं और 40 का जवाब देना था। पहला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नरम लोहा। जिन्होंने नरम लोहा मारा है, आंसर को सिलेक्ट किया, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चूँकि ज़्यादा देर नहीं करेंगे, 80 प्रश्न है, टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए हम थोड़ा स्पीडली चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। आपको इससे पहले जो नरम लोहा वाला उस प्रश्न को भी मैंने बताया था, इस प्रश्न को भी मैंने बताया था। आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। कह रहा है किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, ठीक है, माइनस चार्ज होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आया है कि ओम का नियम संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्होंने जो मारा है, जो टिक आउट किया है, उस पर ध्यान न देंगे। हम जब तक आंसर को टिक ना करेंगे आप अपने को मैच ना करेंगे। ओम का नियम संबंधित है तो आई बराबर तो भी बराबर आई आर। आपको बताए थे हम कि ओम्स लॉ जो है आई समानुपाती भी होता है। जब हम लोग समानुपाती को हटाएंगे तो आई आर इज इक्वल टू भी, यानी भी इज इक्वल टू आई आर। अगर यह न देकर अगर आपको आर इज इक्वल टू निकालते तो भी बटा आई, या आई इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा? भी बटा आर। यानी कहने का मतलब है कि इससे आपको 3 प्रश्न ओम्स लॉ से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी मेन होता है आई समानुपाती भी, यानी आई आर इज इक्वल टू भी। तो किस में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वोल्ट। ठीक है, इन्होंने जो टिक आउट किया है उस पर विशेष ध्यान ना देंगे, या हमारा जो टिक आउट किया है उस पर ध्यान देंगे। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आमीटर का प्रतिरोध होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बहुत ही छोटा। आमीटर का प्रतिरोध जो है बहुत ही छोटा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बहुत ईजी सवाल है, इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? तो इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप अपने हिसाब से भी अगर जानते होंगे सही से आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका रियल आंसर जो होता है विद्युत प्रवाह की तीव्रता को नियंत्रित करता है। मैंने लिख दिया कि विद्युत प्रवाह के तीव्रता को नियंत्रित करता है, और कहीं कहीं धारा के परिमाण है उसमें कमी लाता है। तो इसको अपने हिसाब से एक बार मैच कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कूलाम। हमने बताया था कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र पूछा था। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10
निम्न में कौन भस्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा NaOH। सॉरी, इसमें से कह रहा है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है, तो NaOH जो है भस्म है। इस प्रश्न को आप अपने से एक बार मैच कर लीजिए, चूँकि नहीं पूछा इसमें से कौन कौन है, उसके बारे में मैंने बताता हूँ। NaOH यह जो है भस्म है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो 10 है इसको मैं छोड़ता हूँ, इसको आप लोग अपने से बताकर कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर आखिर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जस्ता का अयस्क क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा जस्ता का अयस्क कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा जिंक ब्लेड। जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। करा सिलिकॉन एक है, तो सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। आपका अल्कोहल का सूत्र जो क्या होता है, C2H5OH, यानी कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। क्या नहीं होता है, तो नाइट्रोजन ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि मेथेनोइक अम्ल का समान नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल। आपको बता दें कि मेथेनोइक अम्ल का समान नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 15, और यह भी प्रश्न मैंने आपको वीडियो में बताया था कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो इनमें से सही सभी दिया, यानी क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य की प्रकाश। यानी कहने का मतलब कि स्वपोषी किसको कहते हैं, वैसा जो अपना खुद का भोजन तैयार करता है, यानी पेड़ पौधों को स्वपोषी के रूप में रखा गया है। और पेड़ पौधा जो है अपना भोजन खुद तैयार करता है, और पेड़ पौधे भोजन तैयार करने के लिए उसको क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल सबकी उपस्थिति होना जरूरी है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, तो आपको बता दें कि मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग Mg कहते हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो क्या कहे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा धातु। यानी धातु में ऐसा गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और गेन करेगा तो रिडक्शन। उसी में हम लोग कह रहे हैं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, तो ऐसे तत्व किसमें गुण पाया जाता है, धातु में। इसलिए इसका आंसर बॉल होगा, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। मैंने दोनों वीडियो में इस प्रश्न को चर्चा किया था कि जिंक लोहे मैंने किसी भी मती को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजिंग या जस्तेकरण की क्रिया कहती है, ठीक है। तो लोहे पर जिंक चढ़ाना क्या होगा, गैल्वेनीकरण या यस्तीकरण। तो इसका आंसर कैट होगा, 18 का सी। प्रश्न 19 कहता है कि निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है, तो इसका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न में भी थोड़ा डाउटफुल है, तो थोड़ा अपने से इसको देख लीजिएगा, और अगर आपको भी पता चले तो कमेंट में जरूर कर दिया, जिससे हमें भी पता चल जाए कि निम्न में से कौन सा जो है सहसंयोजी यौगिक है। तो प्रश्न संख्या 19 जो है आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आंसर मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 2-3 प्रश्न है जिसको हमने नहीं बताया है, बाकी सारे प्रश्नों का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, कर आभूषण बनने वाला सोना होता है कितने कैरेट का, तो आपका राइट आंसर होगा 22 कैरेट का, ठीक है। शुद्ध सोना, शुद्ध जो कि आपको बनाया जाता है उसमें 24 कैरेट का होता है, लेकिन आपको बता दें कि किसी भी आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट को जब भी यूज करेंगे तो नहीं बनेगा और टूट जाएगा, इसलिए उसमें 22 कैरेट का प्रयोग करते हैं। और कुछ मात्रा में उसमें मिलाया जाता है, एल्युमिनियम हो गया या चांदी हो, स्थिति को मिलाया जाता है, जिससे आभूषण क्या होता है, आसानी से बन जाता है। तो आभूषण बनाने के लिए सोने का कितना कैरेट, 24 कैरेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन
कैट यानी सी। प्रश्न संख्या 21 का क्या आंसर होगा? निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? इसको मैंने बिल्कुल डीपली तरीका से बताया था कि कह रहा प्रश्न क्या उत्कृष्ट कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा आर्गन। पहले आंसर मैच कर लीजिए, यानी इसका आंसर सी होगा। आप बताते उत्कृष्ट गैस, इसको हम लोग इनर्ट गैस या निष्क्रिय गैस या उदासीन गैस के रूप में जानते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस या निष्क्रिय गैस या उदासीन गैस। ठीक है, आपको बताए थे कि समूह नंबर जो पीरियोडिक टेबल में समूह जो 18 है, इसको हम लोग इनर्ट गैस के समूह के रूप में जाना जाता है। अब कौन कौन होते हैं जो भी हमने बताया था, हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन, कप्टोन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, इन सभी तत्वों में एक क्वालिटी, एक गुण छिपा हुआ है कि इनके जितना भी 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है इसका ऑक्टेन पूरा होता है, या किसी से प्रतिक्रिया नहीं करता, कि यह किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता, एक्सेप्शनल हीलियम, इस हीलियम को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको आर्गन ना देकर अगर हीलियम रहता या कप्टोन रहता, जेनॉन रहता, रेडॉन रहता तो भी आंसर हो सकता था, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या होगा? कैट, आर्गन। बाईस प्रश्न है कि ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कांसा। ठीक है, तांबा और टिन, तांबा और टिन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? कांसा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बॉल यानी बी, CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24, करा अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डॉग, क्षार। ठीक है, ऐसे ही इसको सटीक ऑप्शन देना चाहिए था, अम्ल क्षार अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षार आपस में मिलकर अम्ल क्षार अभिक्रिया बनाता है। तो अम्ल और क्षार तो दिया हुआ है, इसमें क्या आंसर होगा? क्षार होगा। इसका राइट आंसर क्षार यानी डी होगा। आपको बता दें कि एक होता है प्रबल और एक होता है प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार कहा जाता है। ठीक है, तो जो जिसमें 7 हमने पढ़ा होगा pH मान 7, तो 7 से अगर नीचे जाएंगे, 7 से अगर नीचे आएंगे एक की ओर, तो वह जो हो गया प्रबल क्षार हो जाएगा। और 7 से जैसे ही ऊपर जाएंगे उसको हम लोग क्या होता है? निर्बल या कमजोर क्षार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डॉग यानी क्षार। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि 1 MA इज इक्वल टू कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ इज इक्वल टू 1 MA। तो आंसर इसका सी। प्रश्न नंबर 26, डीजल का उपयोग किस में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारी वाहनों में। जैसे भारी वाहनों कहने के बाद तो जो भी ट्रांसपोर्टिंग वाला यातायात का वाहन है उस सभी में क्या होता है? डीजल इंजन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो छोटा होता है लाइक मोटर कार होता है, उसमें हम लोग पेट्रोल इंजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रेल इंजन में अब विद्युत से भी चलता है, लेकिन पहले वाले बहुत ऐसे इंजन होंगे जिसमें हम लोग डीजल इंजन का प्रयोग करते हैं। और विद्युत उत्पादन में भी, विद्युत उत्पादन करने के लिए जो यंत्रों को चलाने के लिए, उसमें भी हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है? डीजल इंजन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दीज यानी डी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26 हो गया। 27 कह रहा है कि सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है किसमें? तो आपको बता दें कि सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। प्रश्न संख्या 27 का आंसर डी। 28, सोना की परमाणु संख्या क्या है? तो सोना की परमाणु संख्या 79 है, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 29, कारण निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अपक्षेपण। अपक्षेपण जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? डी। प्रश्न संख्या 30 जो है
ऑक्सीजन की संयोजकता होती है ऑप्शन नंबर कैट, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने कितना सही अटेम्प्ट किया, आपका कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और हम अपने तरफ से इसको भरपूर कोशिश किया हूँ कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, 80 प्रश्न है जिसमें आपको 40 प्रश्नों का आंसर देना था, अपने हिसाब से मैच कर लेंगे। 1-2 प्रश्न है जिनको हमने छोड़ रहा हूँ, जो आप अपने से देखकर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी 100% सही प्रश्नों का कोशिश किया हूँ कि सही ही दिया जाए। प्रश्न संख्या 41 क्या है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 5.6 से कम, यानी इसका राइट एकदम एक्यूरेट अगर इसको आंसर देखिएगा तो 5.5 से कम होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन का अनुसार इसमें आपको 5.6 से कम होगा। जिन्होंने भी 7 मारा है वो गलती मारा है, क्योंकि 7 जो है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगर आपसे अम्ल वर्षा पूछ दे तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 5.5 से कम, यानी ऑप्शन के अनुसार 5.6 से कम। चूँकि यह जो है आपको 5.6 है तो ये तो होगा नहीं एक्यूरेट, 5.6 अधिक है ये तो होगा नहीं, यह तो आपका शुद्ध जल का हो गया, तो बाकी बच गया आपका आंसर बॉल, यानी 31 नंबर प्रश्न का आंसर बॉल यानी बी होगा आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चींटी के डंका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी चींटी के जो डंक है, सॉरी डंका नहीं, डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मेथोनोइक अम्ल। ठीक है, आपको बता दें कि लाल चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल पूछा जाता है, पाया जाता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ चींटी में पूछ दे तो फार्मिक अम्ल भी पाए जाते हैं। चूँकि यह मल्टीपल चॉइस प्रश्न है तो जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इसी में से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेथोनोइक अम्ल होगा, चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल, यानी 32 नंबर का सी। 33 कह रहा है कि तैलीय कागज होता है, यानी तैलीय कागज में किस प्रकार का होता है, तो इसका राइट आंसर होगा पारभासी, यानी पारभाषक। ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जिन्होंने भी इस प्रश्न का आंसर बोल दिया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने बताया था पारदर्शक यानी वैसा पदार्थ जिससे आराम से प्रकाश की मात्रा आर पार किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसको हम लोग पारदर्शक कहते हैं। जिससे कोई वस्तु पास नहीं करे यानी नहीं देख सकते बिल्कुल, उसको अपारदर्शक, और जिससे थोड़ा बहुत देख सकते हैं उसको हम लोग पारभासी या पारभाषक। जैसे घिसा हुआ कागज में तेल में लगाया हुआ हो गया, प्लास्टिक हो गया, इत्यादि को पारभाषक कहते हैं। यानी प्रश्न संख्या 33 का आंसर सी होगा। 34 नंबर प्रश्न का आंसर लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रा क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा मीटर। लेंस की उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रा को बताए थे कि आवर्धन की क्षमता का एसआई मात्रा डाउट होता है। ठीक है, और इसी से उत्पन्न का एसआई मात्रा होगा जिसको हम लोग m-1 से इंडिकेट करते हैं, यानी मीटर इसका राइट आंसर होगा। यानी प्रश्न संख्या 34 का आंसर एप्पल। 36 प्रश्न कहता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जिस प्रकार प्रकाश की चाल निर्वात में हमने बताया था 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अगर आपसे वायु में पूछ देगा तो 332 वायु में कितना होगा 332 मीटर प्रति सेकंड, निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपको पता है विभिन्न चाल, प्रकाश की जो चाल है विभिन्न माध्यम में डिफरेंट हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा भिन्न भिन्न, यानी 35 का प्रश्न संख्या 35 का आंसर बॉल यानी बी। 36 कह है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। जस्ट ने बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपको निर्वात में, और वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड। तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश की चाल जो है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होता है। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने इक्वल मारा बिल्कुल गलत है, आंसर नंबर ए सही होगा। 37 करें लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 2। ठीक है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सस्पेंशन है, चूँकि मुख्य फोकस लगा दिया है। इस प्रश्न को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसे अगर फोकस की संख्या पूछ दे तो 2 होता है, लेकिन मुख्य फोकस कह रहा है
तो कैपिटल एफ कहेगा तो इसका आंसर 1 भी जा सकता है। इसलिए 35 नंबर प्रश्न को आपके लिए हम छोड़ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको मैच कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 38 कहता है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है, यानी विद्युत सुचालक का सबसे अच्छा कौन है, तो राइट आंसर चांदी, जिसको हम लोग सिल्वर कहते हैं, ए जिसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 39 करा शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा जस्ता का। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन जस्ता का होता है। 39 नंबर प्रश्न का आंसर सी। जिनका भी बुकलेट जो है एफ होगा वो बिल्कुल इसी रो में मैच कीजिएगा आंसर, और जिसका सीरीज एफ ना होकर कोई और होगा वो आपको थोड़ा आगे पीछे करके आप मैच अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा आंसर को दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 कहता है कि 1 जूल का मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 4.18 कैलोरी। 1 जूल का मान 4.18 कैलोरी होता है, यानी 40 का बॉल। प्रश्न संख्या 41 कहता है कि वनस्पति तेलों में होती है, तो इस प्रश्न का थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों इस प्रश्न में, इसलिए इस प्रश्न आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। 41 नंबर प्रश्न जो है आप अपने हिसाब से वो मैच करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर आखिर क्या होगा। 2-3 सवाल ऐसे थे जिनको हमने जल्दबाजी में नहीं कर पाया, तो वह जो प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूं, उसको बढ़िया से मैच करके और कमेंट जरूर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 42 है कि ब्यूटेन के कितने समावयी होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2। आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा, यानी प्रश्न संख्या 42 का आंसर बी। 43 मेंडेलीव के आवर्त नियम में, अब मेंडेलीव के आवर्त नियम में तत्व की वर्गीकरण का आधार क्या है, तो आपको बताया था कि मेंडेलीव जो है पीरियोडिक टेबल जो बनाए थे उसमें उन्होंने परमाणु संख्या को ज़्यादा वैल्यूएबल दिया था, उनके पर जो पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु संख्या पर ही आधारित है मेंडेलीव का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैट होगा, नहीं सी होगा 43 का। 44 नंबर प्रश्न जो है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1:3। यानी अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछेगा तो 1:3 होगा, इसका राइट आंसर डॉग। दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। कंजूसी मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। आपको लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, एनर्जी का काम करता है। प्रश्न संख्या 45 है कि निम्न में कमरे में के ताप पर कौन सा द्रवावस्था में पाया जाता है, तो इस प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था कि कमरे के ताप पर द्रवावस्था में 2 ही पाए जाते हैं। एक आपका होता था पारा, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, और दूसरा होता है ब्रोमीन। एक आपको धातु और दूसरा अधातु, ठीक है। पारा जो है धातु है और ब्रोमीन जो है अधातु है, और दोनों कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें चूँकि नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो प्रश्न का आंसर होना चाहिए मीथेन होना चाहिए। आप अपने हिसाब से भी एक बार इसको मैच कर लीजिएगा क्या आखिर आंसर होगा। इसका डिटेल तो मैंने बता ही दिया। तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर जो है डॉग होगा, लेकिन आप इस पर भी स्टार मार्क लगा देते, इसको सही से देख लीजिएगा। 46 करें सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी इसका डी आंसर होगा 46 का। 47 कहता है कि निम्न में कौन सा कार्बन का अपरूप है, तो आप जानते होंगे हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, इन सारा जो है कार्बन का अपरूप है। मेन रूप से हीरा और ग्रेफाइट है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन फुलेरिन भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, यानी 47 का डॉग डी। 48 कहता है कि एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले सूत्र यौगिक कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा समावयी, यानी 48 का प्रश्न संख्या 48 का आंसर एप्पल होगा, यानी ए होगा कि एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं समावयी। प्रश्न संख्या 49
कर श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो आप जानते होंगे कि श्वसन के अंतिम उत्पाद CO2 और HO2। कहने का मतलब है कि हम लोग श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो इस प्रकार श्वसन के में दो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। एक मिनट दोस्तों, इस वीडियो में, इस प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद, हाँ ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड होगा। ठीक है दोस्तों, तो 49 नंबर प्रश्न का आंसर एफल यानी ए। प्रश्न संख्या 50 पूछा गया था कि दांत के सबसे ऊपरी परत, और इस प्रश्न को मैंने कई बार फोकस किया था कि दांत का सबसे ऊपरी परत जो होता है उसको हम लोग एनामेल कहते हैं, और यह सबसे हार्ड पदार्थ होता है, हार्ड भाग होता है शरीर का। जो ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्ड होता है यही पर एनामेल होता है। ठीक है, यह दांत के सबसे ऊपरी परत में पाई जाती है, यानी 50 का आंसर बी। 51 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो छोटी आंत। मानव आहार का नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, यानी प्रश्न संख्या 51 का बी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं कि प्राकरण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो प्राकरण प्राकोष के अंदर, यानी 52 नंबर प्रश्न का आंसर ए। 53 चालिनी नलिकाएं पाए जाते हैं किसमें? तो जाइलम में। ठीक है, चालिनी नलिकाएं जाइलम में पाए जाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा बॉल यानी बी। 54 पूछा था कि आरबीसी के जीवन काल, आरबीसी यानी रेड ब्लड का पूछा था, तो यह आपको जो होता है 100 से 120 दिन दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर एप्पल होगा। अगर श्वेत रक्तकण पूछे तो 1 से 4 दिन होता है इसका राइट आंसर। 1 से 4 दिन होता है श्वेत का, और लाल का 100 से 120 दिन। 55 मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका क्या होता था? न्यूरॉन। ऐसे आपको बता दें कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, उसी में न्यूरॉन पाया जाता है। तो इसीलिए मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका यहाँ पर क्या आंसर होगा? न्यूरॉन होगा, यानी प्रश्न संख्या 55 का आंसर सी। 56 प्रश्न कहता है कि अंडाणु निषेचित होता है, तो किस भाग में होता है? तो एक फ्लोबियन ट्यूब में होता है, जिसको हम लोग फ्लोबियन नलिका भी कहते हैं। यानी अंडाणु का निषेचन फ्लोबियन ट्यूब में होता है, यानी फ्लोबियन नलिका में, यानी आंसर 56 का डी। 57 निम्न में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन, यह जो है एक प्रकार का हार्मोन है, जिसके द्वारा आपको पता होगा कि जो गाय का दूध स्रावित करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इसमें पादप में कौन नहीं पाया था? तो ऑक्सीटोसिन नहीं पाया था। बाकी एथिलीन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, इन सारी जो है पादप हार्मोन है। जिसमें कौन नहीं प्रश्न पूछा था, इसलिए आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, यानी 57 का डी। 58 कहता है कि फूल में नर प्रजनन के अंग कौन है? तो पुंकेसर। फूल में नर प्रजनन पूछा है तो पुंकेसर, यानी 58 का एप्पल यानी ए। 59 निम्न में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता, अमीबा में होता है। ठीक है, तो 59 का बी। 60 का पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका क्या आंसर होगा? सूर्य का प्रकाश। आपको नेचुरल प्रकाश के माध्यम से ही पारिस्थितिक तंत्र में फ्री ऑफ कॉस्ट में ऊर्जा का सबसे सर्वोत्तम स्रोत अगर पूछे तो सूर्य का प्रकाश होगा। इस प्रकार 60 नंबर प्रश्न का आंसर बी। 61 निम्नलिखित में किसे आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेगरी जॉन मेंडल। ग्रेगरी जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, यानी प्रश्न संख्या 61 का बी। 62 हरे पौधे कहलाते हैं तो उत्पादक। ठीक है, हरे पौधे को हम लोग प्रोड्यूसर भी कहते हैं, यानी उत्पादक कहा जाता है, और हम लोग क्या है? उपभोक्ता हैं, इसलिए 62 का आंसर ए। 63 नर युग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अगर ज़रा सा भी दिमाग नहीं लगाए होंगे तो मैक्सिमम व्यक्ति जो है आपको 23 मार के चलाएगा, क्योंकि जानता है कि 46 जोड़ा होता है तो आधा मार देगा
23, लेकिन नर युगों में पूछा जा रहा है तो आपको इसका आंसर होगा 24। कैसे? 22 प्लस XY। ठीक है, आपको पुरुष में 22 प्लस XY पाया जाता है, तब ना अगर आपको X और Y मिलेगा तो X और Y मिलेगा तो क्या होगा? लड़की का निर्माण होता है, और अगर Y मिलता है तो पुरुष यानी बच्चा का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से नर युगों में गुणसूत्रों की संख्या 24 होगा, 22 प्लस XY। इसका आंसर C 63 का। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि ओजोन परत पाई जाती है किसमें? तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर यानी सप्ताप मंडल। हम आपने जो वीडियो पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि जो परत है इसको आपने इंग्लिश नाम भी जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजी में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछ भी दिया है कि ओजोन परत किसमें पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में यानी सप्ताप मंडल में। यानी प्रश्न संख्या 64 का आंसर ए ऑप्शन होगा। 65 बहुत ईजी सवाल, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त करेंगे? तो अवतल दर्पण यानी हजामती दर्पण के रूप में अवतल और साइड मिरर के रूप में उत्तल। ठीक है, नाक कान गला चेक करना है तो अवतल, दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल। इसलिए 65 का आंसर सी। 66 नंबर प्रश्न देखिए, श्वेत प्रकाश वर्ण यानी श्वेत प्रकाश वर्ण में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो आपको बताया था कि जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका विचलन ज़्यादा होगा। जब आप प्रिज्म बना के देखोगे कि श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो बैगनी रंग जो है ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा मुड़ जाता है। कहने का मतलब है कि वह ज़्यादा विचलन होता है। क्यों? क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, और अगर कम विचलन किसको कहेंगे तो वह होगा लाल, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होता है, इसलिए वह आसानी से पास कर जाता है। तो इसमें पूछा जाता है कि किसका विचलन अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बैगनी, यानी ऑप्शन नंबर डी 66 का। 67 प्रश्न संख्या 66 कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 कहता अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु के समान बने? तो इसका राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो दर्पण में तो प्रतिबिंब जो है उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। यानी 68 नंबर सवाल का आंसर सी। 69 तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? तो इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। इसलिए 59 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? कैट, यानी सी। 70 मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1/10 सेकेंड, यानी मानव नेत्र पर किसी का प्रतिबिंब जो है 1/10वां भाग तक उतना समय तक बना रहता है, उसके बाद वो क्या होता है? लुप्त हो जाता है। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व 1/10 सेकेंड, यानी आज 70 का ए। 71 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, आपको हम बता दें कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक और छोटा होता है। ठीक है, वास्तविक और छोटा होता है। वास्तविक किस में बनता है? तो जो काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो वास्तविक और छोटा है, काल्पनिक बनेगा तो बिल्कुल सीधा, काल्पनिक बनेगा तो बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। तो सीधा तो है लेकिन इसमें हरासित दिया गया है, तो हरासित का मतलब ही छोटा ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन वर्ड घुमा के दिया था, तो 71 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। 72 करा है कि 72 की लेंस की अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है किसके? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी u/v। ठीक है। 73 निम्नलिखित में कौन जो है संवाहक उत्तक है? तो आपको बताया था कि फ्लोएम और जाइलम जो है संवाहक उत्तक के रूप में कार्य करता है, चूँकि दोनों का कार्य जो है एक जल को जड़ से लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, इस जाइलम का कार्य हो गया। और फ्लोएम जो है वो जो है पोषक तत्वों को लेकर विभिन्न पार्ट तक पहुंचाता है, तो उसका भी क्या हुआ? संवहन कार्य हो गया। तो दोनों का कार्य क्या होगा? संवहन का रूप में है, वो यानी संयोजी संवहन उत्तक के रूप में है। इसलिए 73 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी। 74 प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा विसरण।
प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन विसरण द्वारा करता है। इसका आंसर होगा बी। 75 मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत, यानी लीवर जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी 75 का आंसर डॉग यानी डी। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन सा अंग? तो इसका राइट आंसर होगा सेरिब्रम। शरीर का सेरिब्रम जो है शरीर के संतुलन बनाए रखता है, इसलिए आंसर 76 का डी। 77 नंबर प्रश्न कहता है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? यानी किशोरावस्था में जो शरीर में जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे मूंछ आ जाना, दाढ़ी आ जाना, बहुत तरह के जो प्रयोग होते हैं, इन सारी होने का कारण क्या है? तो यह इसका राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है, जिसके कारण जो है किशोरावस्था में शरीर में परिवर्तन होता है। ठीक है, एक इसमें आपको मादा हार्मोन्स होता है, एक आपको पुरुष हार्मोन्स होता है, और यह हार्मोन किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व होता है। इसलिए 77 का राइट आंसर डॉग यानी ए और बी, ऑप्शन नंबर डी। 78 और बहुत ईजी सवाल, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, यानी 78 का बी आंसर। 79 ये भी बहुत ईजी सवाल है। मैंने सारा इस प्रश्न को, इन जो भी प्रश्न बार बार जोड़ दे रहा हूँ, उन सब प्रश्नों को मेरे वीडियो में बनाया गया है दोस्तों। रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, जिसको हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो 79 नंबर प्रश्न का आंसर ए होगा। और लास्ट 80 नंबर प्रश्न जो है कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जोहानसन प्रस्तुत कर रहा है। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर होगा जोहानसन, यानी 80 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। तो इस प्रकार हमारे द्वारा सेट एफ सीरीज एफ के सारे प्रश्नों को मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैच करवा दिया। कुछ प्रश्न जो है छोड़े गए हैं, जो अपने से उसको देख लीजिएगा बढ़िया से, और क्या होगा उसको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार मैट्रिक का साइंस पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हुआ। तो दोस्तों आप लोग अपने से मैच करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए। 80 में 40 प्रश्न का उत्तर देना था, तो 40 में आपका कितना सही आ रहा है, मार्क्स को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जिनका एफ सीरीज था वो डायरेक्ट मैच कर लेंगे, जिनका एफ सीरीज ना भी है तो प्रश्न का क्रम केवल आगे पीछे होगा, आप अपने हिसाब से उसको मैच कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक बटन को जरूर दबाएंगे और दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे, क्योंकि मैट्रिक से सारी प्रिपरेशन कराया गया इस चैनल पर, और साथ ही साथ इसका सोल्यूशन भी आपको आंसर का सोल्यूशन मिलेगा प्रतिदिन। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।